अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। तो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ले लें, जो कि हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त फ़ाखरा मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है मौसम? सर्दी की शिद्दत में तो हम अच्छा खासा इजाफा देख रहे हैं, बारिशों का क्या इम्कान है? जी, बागों के शहर लाहौर की अगर मौसम की बात की जाए तो जो सर्दी की शिद्दत है उसने ज़ोर पकड़ लिया है। दिन ब दिन जो मुसलसल सर्दी उसमें इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन जो आइंदा दिनों में मौसम मज़ीद खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में मुसलसल मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। हवा में जो नमी का तनासब है 75% रिकॉर्ड किया गया और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क सर्द हवाएं चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो शहर का जो औसत AQI 183 रिकॉर्ड किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज चौथे नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी में भी कोई कमी वाक़या नहीं हो सकी। दिन ब दिन रोज़ फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में बढ़ता ही जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती जा रही हैं। सांस के जो मरीज़ हैं वो सांस लेने में उनको मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कर। अनफॉर्चुनेटली बारिशों का अभी भी कोई इम्कान नहीं है, बट थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। और खुश्क जो है वो सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बारिश भी नहीं हो रही और वबाई बीमारियां, मौसमी बीमारियां हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ और सेहत का ऑब्वियसली लाजमी तौर पर ख्याल रखें। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पंजाब भर में इस वक्त तकरीबन 2100 के करीब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए सो IT लैब्स जो हैं वो फंक्शनल ना होने का इंकशाफ हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इन स्कूल्स की बात करें, लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर में इस वक्त हाई और जो हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी तादाद 365 के करीब है, जिनमें से 14% में जो है वो IT लैब्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं है। अब आगे जब मैट्रिक के इम्तहानात आएंगे या इंटरमीडिएट के इम्तहानात आएंगे और जिन बच्चों ने अपना सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंसेस रखा हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उनका मुस्तकबिल जो है वो इस हवाले से ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है कि IT लैब्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं, वहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं, मज़ीद कंप्यूटर्स जो हैं वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से प्रेपरेशन के लिए, अपने काम करने के लिए इन स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ख़तरे की घंटी जो है वो बजाई जा चुकी है और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब ने IT लैब्स को 4 रोज़ में हर सूरत फंक्शनल करने का हुक्म दिया है। ये भी कहा है कि 4 रोज़ के बाद मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया जाएगा और अगर इस दौरान स्कूल सरबराहान ने इस हवाले से कोई भी इकदाम ना उठाया हुआ सो फिर जो है वो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सो ऑब्वियसली बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा खासा ख़तरे में है। सो अब जो इंदिया जो है वो स्कूल सरबराहान को वो दिया जा चुका है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने 1000 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी की मंजूरी दे दी है। हम हर साल देखते हैं कि सऊदी हुकूमत जो है इस तरह से उम्रा करने वालों को होस्ट करती है और पूरी दुनिया से लोगों की सिलेक्शन की जाती है, मुसलमानों की सिलेक्शन की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ उम्रा। और अगर इस हवाले से देखा जाए सो जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत काम किया होता है, जिन मुसलमानों ने या मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए उनकी खातिर ख्वाह खिदमात होती हैं या इंतहा पसंदी को रोकने के लिए, इसके साथ साथ शर पसंदी को, दहशत गर्दी को रोकने के लिए उनकी कोई खिदमात होती हैं। सो बेसिकली ऐसे लोगों की सिलेक्शन की जाती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो खुसूसी दावत पर सऊदी अरब उम्रे की गर्ज से बुलाए जाते हैं और ये जितने भी लोग होते हैं वो सऊदी फरमारवा के पर्सनल गेस्ट जो होते हैं वो होते हैं और उनके तमाम अखराजात उम्रे से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो पे किए जाते हैं जनाब सऊदी फरमारवा की तरफ से। सो अब की बार शाह सलमान ने 1000 उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी की मंजूरी जो है वो दे दी है।
आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ जनाब शेयर ये करना चाहेंगे कि मुंबई की बॉलीवुड सुपरस्टार जोड़ी की अगर हम बात करें, सैफ अली खान और करीना कपूर खान, इन्होंने भी क्रिकेट टीम ख़रीद ली है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग टीम को बेसिकली जो कोलकाता है इसको इन्होंने ख़रीदा है। और इस हवाले से करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और अपने फ़ैन्स को इस हवाले से आगाह किया। इससे पहले हम देखते हैं कि जब IPL होता है उसमें भी ऑब्वियसली डिफरेंट ओनर्स होते हैं, डिफरेंट जो शख्सियात होती हैं, अमीर तरीन शख्सियात होती हैं या शोबिस की जो शख्सियात होती हैं, बॉलीवुड की शख्सियात होती हैं, वो टीम्स ख़रीदती हैं अपनी अपनी पसंद के खेलों में। ऑब्वियसली ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी जो टीम्स हैं वो अमिताभ बच्चन ख़रीद चुके हैं, अक्षय कुमार ख़रीद चुके हैं, ऋतिक रोशन ख़रीद चुके हैं और मुख्तलिफ नाम हैं। और अगर हम देखें तो भारतीय मीडिया के मुताबिक लीग के मुंतज़मीन ने यह दावा किया है कि ये इंडिया में सबसे पहला टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जो स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं वो 10 ओवर्स पर जो हैं वो मुश्तमिल होंगे। सो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे कलौंजी पर। कलौंजी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इसका रोज़ाना कितना इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए FBR के टैक्स लगाने की जो वजूहात हैं, क्योंकि FBR ने फ़ैसला किया है कि 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाएगा, इसकी क्या वजूहात हैं इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ख़त्ताती बहुत ही खूबसूरत फ़न है, सो लाहौर की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाली आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज यौम विसाल है। उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर आज हम रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने कलौंजी के फ़ायदों पर बात करनी है। जब हम कलौंजी की बात करते हैं सो हर घर में आई एम श्योर कि आप सबके भी किचन्स में कलौंजी का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल जो है किसी ना किसी खाने में इस्तेमाल होता रहता होगा। इसके साथ साथ अगर हम देसी रेमेडीज़ की बात करें तो टोटकों में भी कलौंजी का बहुत इस्तेमाल होता है। कलौंजी में कहा जाता है, इस्लाम में ये है कि कलौंजी में सवाए मौत के हर चीज़ की जो है वो इसमें शिफा है। आसाबी कमज़ोरी के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए कलौंजी के बेशुमार फ़वाइद हैं और इसको एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना भी कहा जाता है। सो कलौंजी के कितने फ़ायदे हैं, इसके ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं, आप सबको कलौंजी किस किस कंडीशन में कितनी अमाउंट में इस्तेमाल करनी चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ शो में माहिर ग़िज़ाइयत हमाला ख़ान शो में मौजूद हैं। हमाला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले जब हम कलौंजी की बात करते हैं, कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा इसमें पाए जाते हैं और हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है कलौंजी? थैंक यू सो मच रुमा। बिल्कुल जैसे आपने कलौंजी के बारे में बात की, तो हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफायत सिवाय मौत के। तो यहीं से देखा जाए कि एक छोटा सा जो पार्टिकल है उसके अंदर हमारे पास इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि हम उनका इस्तेमाल जिस भी तरह से करें वो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो जैसे आपने ग़िज़ाई अज्जा की बात की, ये एक बिल्कुल छोटा सा सीड का पार्टिकल होता है जिसके अंदर हमारे पास वाइटामिन्स और मिनरल्स का भरपूर कंटेंट मौजूद होता है। इसमें हमारे पास विटामिन A मौजूद है, विटामिन C मौजूद है, विटामिन E मौजूद है, कुछ कंपोनेंट्स विटामिन B के भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मिनरल्स में देखा जाए तो कैल्शियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, मैग्नीशियम है, आयरन है। इस तरह के जो कंपोनेंट्स जो एक ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक छोटे से सीड के अंदर कुदरत ने हमें
प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जैसे आप बात करिए कि ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ ये हमें फ़वाइद क्या दे रहे होते हैं। सबसे पहले अगर, क्योंकि इनकी फ़वाइद की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम लोग बिल्कुल इसको जितनी बात करें इस पर वो कम ही रहती है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए और हमारी दांतों की सेहत के लिए भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जिनके हड्डियों के मसाइल रहते हैं, वो वुमेन जो आर्थराइटिस या इस तरह के मसाइल से कंप्लेंट्स करती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टमक अल्सर्स का शिकार रहते हैं, स्टमक अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो लोग जिनमें इनडाइजेशन का मसला रहता है, तेज़ाबियत रहती है, खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, उन लोगों के लिए भी कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मसला है जिसमें बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम दूसरी बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी हमारे पास कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है। कोविड के दिनों में कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही थी। लोग इससे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आम ज़बान में क़ुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रॉन रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं बीमारियों से, जैसे कोई इन्फेक्शन आता है वो फ़ौरन से उन्हें अटैक कर लेते हैं एंड ऑल, उनके लिए कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें प्रोटीन्स और विटामिन ई मौजूद है, जो अल्टीमेटली आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद देते हैं। विटामिन ई का एक इंपॉर्टेंट रोल आपकी स्किन के लिए भी है। स्किन को पे मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत, सर्दियों में ड्राइनेस की शिकायत, उसके लिए विटामिन ई अल्टीमेटली आपको डिफरेंट किस्म के सीरम्स में भी नज़र आ रहा होता है, तो वो कलौंजी में भी मौजूद है, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, स्किन पे किसी न किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास विटामिन ई मौजूद है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ों की अगर बात करें तो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही होती, इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, यानी कि एक्सेसिव उनको प्यास रहती है, एक्सेसिव भूख लगती है और यूरिनेशन का प्रोसेस उनका ज़्यादा होता है, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए भी कलौंजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे साथ ये फ़वाइद की लिस्ट जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, पहले एक लाइव कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम आमना। अम्मी आना। अस्सलाम वालेकुम आमना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, मेरे ख्याल में वो अपनी मदर से बात करवाना चाह रही थी। एनी हाउ, मूविंग ऑन, अपने फ़वाइद की तो इसकी तवील लिस्ट जो है वो बयान कर दी है। इसके साथ साथ इसके ऑब्वियसली ग़िज़ाई अज्जा भी हम मेंशन कर चुके हैं। साथ ही साथ कलौंजी कितनी जो है वो इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जो मैंने सुना है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक कलौंजी के चंद दाने, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सो कितनी अमाउंट में हमें इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए या ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, कलौंजी जब भी आप सोचें कि आज आप इस प्रोग्राम को देख के आप में मोटिवेशन आई है और आपने कलौंजी इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमेशा आप जो भी चीज़ को इस्तेमाल करें आपने ग्रेजुअली इस्तेमाल करना है। हम बिल्कुल एकदम से नहीं कहते कि 1 टीस्पून की तरफ चले जाएं, 2 टीस्पून की तरफ चले जाएं। स्टार्ट विद 4 to 5 दाने, सिर्फ 4 से 5 दानों से आप शुरू करें। बहुत सारे लोग 7 दानों से भी शुरू करते हैं, लेकिन 4 से 5 दाने एक रिकमेंडेड है कि अगर आप ग्रेजुअली अभी सिर्फ स्टार्ट करें और इसको आप सिर्फ 1/4 टीस्पून तक लेकर जाएं, यानी कि 1 टीस्पून का 1/4 हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे एक दिन में। तो ये इसको इतना इस्तेमाल करना चाहिए, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसके बहुत इतने सारे फ़वाइद हैं कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली इस्तेमाल करें, लेकिन 1/4 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल, और ग्रेजुअली अपने 4 से 5 दानों से हिस्सा जो है इसको बनाएं। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर सुमेरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। कॉल जो है आई गेस ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, कलौंजी का आपने ये बता दिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके ग़िज़ाई अज्जा क्या है, कितनी अमाउंट में इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन किस किस तरीके से हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कलौंजी एक वाहिद ऐसा सीड है जिसको आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी मैं जैसे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हर चीज़ को रिकमेंड करती हूँ कि आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, ताकि उसके ग़िज़ाई अज्जा आपको वैसे ही मिल सके। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो रॉ फॉर्म में सुबह उठ के खाली पेट, आप खाली पेट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनको नहीं करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे तो आप अपने इसके अंडे के ऊपर स्प्रिंकल कर लें, आप अपने दूध में डाल लें, आप अपनी चाय में इसको मिक्स कर लें, आप अपनी रोटी के आटे में गूंद के रोटी पका लें, आप अपने सालन पे स्प्रिंकल कर लें, अपने सलाड्स पे स्प्रिंकल कर लें, आप अपने डेली लाइफ में जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं आप उसके ऊपर इसको
स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, ताकि आपको इसके भी फ़वाइद मिले, आपको इतना टेस्ट का भी वो मसला ना हो कि जी हम इसको किस तरह से कंज्यूम करें और अल्टीमेटली ये आपकी सेहत मेरे के लिए ख्याल भी में important जैसे घरों में आटा वगैरह गूंदा जाता बिल्कुल। है, सो उसमें भी है। चंद उसके अंदर तो दाने ये जो बहुत है इम्पोर्टेंट है। डाले जा सकते हैं। जिस तरह कलौंजी वाले नान जो है वो हाँ बड़े जी। फेमस जी। आजकल हैं, या गार्लिक नान, तो वो दूसरे तरीके से इसको जो है वो स्प्रिंकल उस पर भी किया जा सकता है, रोटी वगैरह पे जब कच्ची बन रही हो, मतलब जब हम बिल्कुल तवे पे ऐसा ही, डालते आप हैं, या उसको आटे वगैरह में आटे भी में गूंद लें। डाला जा सकता है। अदर देन दिस इसको क्या हम पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे चंद एक दाने मुंह में लेके और उसके बाद जो है पानी ऊपर से पी लिया? बिल्कुल रुमा, इसमें ऐसे है कि आप इसको पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी वेट लॉस में भी बहुत अच्छा, मदद खाली करता पेट है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर राना असलम प्रॉबेबली हैं, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम। वालेकुम, हाँ जी। जी असलम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही पूछना चाहूँगा, आपने मकदार बताना शुरू कर दी कि मकदार कितने खाने है और कितने का क्या होगा। आप ये जानना चाहते हैं कितनी मिकदार में खाना चाहिए? जी हाँ, कितनी मकदार में खाना चाहिए? जी, इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा दे देते हैं। हमारा दोबारा से बता दें कितनी बिल्कुल। amount में अगर खानी है। आपने अभी तक कलौंजी खाना शुरू नहीं किया तो आप 4 से 5 दानों से सिर्फ शुरू करें, और इसको पूरे दिन में सिर्फ आप 1 टीस्पून, यानी जो चाय वाली चम्मच होती है, छोटी चम्मच, उसका 1/4 हिस्सा आप पूरे दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताते हैं। वैसे तो इसका भी जवाब जो है, बिल्कुल। आप इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे सुबह खाली पेट 4 से 5 दाने पानी के साथ ले रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है किसी भी अपने सालन पे डाल के खा लें, अंडे के ऊपर स्प्रिंकल कर लें, दूध में डाल लें, रोटी के अंदर पका लें, सलाद ले रहे हैं तो उसके साथ खा लें। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको खा बिल्कुल सकते ठीक। हैं। आमना खुरम हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम आमना। हाँ शामन। वालेकुम अस्सलाम। आमना, क्या जानना चाहेंगी? जी वालेकुम मैं अस्सलाम। जानना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, तो उनके लिए ये किस मकदार में और किस चीज़ में इस्तेमाल ज़्यादा फायदा है? बिल्कुल ठीक। इनके हस्बैंड जो हैं, ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, कितनी मिकदार में खा सकते हैं और किस तरीके से खा सकते हैं? बिल्कुल, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पोटेशियम का इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है। तो हार्ट पेशेंट वाले लोगों के लिए भी सेम रिकमेंडेशन है कि 4 से 5 दानों का इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल वो जो है अपनी रोटी में पका के करें। ठीक है, रोटी में पका के या आटा गूंदते वक्त उसमें कर लिया जाए। या मेरे ख्याल में जिस तरह से भी आप बता रही थी कि थोड़े से दाने जो हैं वो पानी के साथ हाँ, वो भी अंदर वैसे ही important ले होते लिए हैं, जाए, हाँ। चबाया वगैरह ना जाए, च्यू ना किया जाए, तो यूं, उस तरीके से भी बिल्कुल लिया जा important सकता होते है। हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कलौंजी की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए, या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, तो इस हवाले से अच्छा भी नहीं, बता दें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को एहतियात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम का कंटेंट मौजूद है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगेन, जैसे हमने रिकमेंड किया कि ग्रेजुअली इसको स्टार्ट करें ताकि आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ना देखने पड़े। 4 से 5 दानों से शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है उसको अडेप्ट करती जाएगी, और 1/4 टीस्पून तक लेके जाएंगे। सो इट इज़ द इसकी रिकमेंडेड तासीर अमाउंट। कैसी है इसको भी हम जानेंगे। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर शमीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम। मैं सरगोदा से बोल रही हूँ, जी जी। और आज मेरी जो तनख्वाह मिली है, मैं बहुत से प्रोग्रामों में मिलाती हूँ, कभी भी नहीं मिली। चले, अच्छी बात है। हाँ जी, आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती वालेकुम हूँ। अस्सलाम। जी जी। मसला है घुटनों का, हड्डियों का। मेरे घुटने जो है ना, उठने बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और जी। दर्द भी रहता है, तो इसके लिए मैं किस मिकदार में और कैसे खा सकती हूँ और ये मुझे फायदा देगी? इनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, कितनी मिकदार में इनको ठीक है। खानी चाहिए और किस अंदाज में अच्छा, इनको कलौंजी जो खानी चाहिए? है हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स मौजूद हैं जो आपकी हड्डियों की सूजन को कम कर रहे होते हैं। अब इसको 2 तरीके हैं, या तो आप कलौंजी को अगेन 4 से 5 दानों से जैसे हमने कहा वैसे आप इस्तेमाल कर लें, या फिर आप कलौंजी का जो तेल होता है वो लें और आप टॉपिकली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर आप कलौंजी का तेल अप्लाई कर लें, हाथों में दर्द या जहाँ भी दर्द रहती है वहाँ पे अगर आप कलौंजी का तेल अप्लाई करते हैं तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं वो आपको टॉपिकली भी आराम दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो खाना नहीं चाह रहे होते तो वो इसका कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो एक और चीज़ यहाँ पर माइंड में रखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप मतलब 2 से 3 महीने कम से कम भी इस्तेमाल करें, तो फिर वो हर्बल चीज़ें हो गई, देसी टोटके हो गए, या जितने भी हमारी देसी चीज़ें हो गई, ये जो है ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, 3 महीने बाद 2 महीने बाद जो है ये अपने असरात जो हैं वो दिखाना शुरू करती हैं। सो इसलिए 2 से 3 महीने का फिर इसमें ऑब्वियसली पेशेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है।
बिलाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल, क्या जानना चाहेंगे आप? मैंने पता करना था एपिलेप्सी के बारे में। ये जो एपिलेप्सी होती है पेशेंट्स को, जिसको मिर्गी बोलते हैं, इसके बारे में पता करना था कि इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर। एपिलेप्सी के पेशेंट्स को कलौंजी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? अच्छा, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगेन के पेशेंट च्यू कर पा रहा है और फूड वो किस फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है। रिकमेंडेड डोज वही है जो सब नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए और जो बाकी पेशेंट्स के लिए, लेकिन अगेन ये उस पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो अपने फूड को किस तरह से इंटेक कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि उसको पाउडर फॉर्म में 2 से 3 दाने दे दें, रिकमेंडेड अमाउंट से थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन अगेन इसमें पेशेंट की कंडीशन देखना अच्छा, important है। बेस्ट टाइम कलौंजी, क्योंकि मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं जानना चाहूँगी कि बेस्ट टाइम क्या है कलौंजी को इस्तेमाल करने का, जब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है? रुमा, इसमें मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये बात ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ कि सीड्स जो हैं वो हमें लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि सीड्स के इस्तेमाल ज़रूर करें, दिन में करें, रात में करें, दोपहर में करें, सीड्स किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर लेते रहें। तो बेस्ट टाइम, मैं तो इसमें सारे ही टाइम्स बेस्ट समझती हूँ, लेकिन अगेन सुबह खाली पेट अगर आप 4 से 5 दाने इस्तेमाल करें तो वो आपके पूरे दिन की अफादियत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता बिल्कुल है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हमाला फॉर बीइंग विद अस। Thank व्यूअर्स, you. इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आपके साथ खबर शेयर करना चाहेंगे कि एफबीआर ने 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया है और दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको टैक्स नेट में लाने का जो है फैसला किया गया है। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो आगाज़ इसका सूबाई दारुल हुकूमतों से होगा। इस्लामाबाद भी इसमें शामिल होगा जो फेडरल, और फिर उसके साथ साथ अगर हम सूबाई दारुल हुकूमतों की बात करें, जिस तरह कोयटा है, लाहौर की अगर हम बात करें, कराची की बात करें और दीगर शहरों की अगर हम बात करें, सो 35 लाख के करीब रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की तैयारी जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। मैकेनिज़्म इसका तैयार किया जा चुका है। टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन जो है वो मुतवक्के है। इसका फ़ैसला क्यों किया गया है, वजूहात क्या है, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वजह क्या है, अचानक से ये फ़ैसला जो है वो सामने आ रहा है कि अब छोटे दुकानदारों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। सो क्या ये IMF की शराइत के नतीजे में ऐसा हो रहा है या वैसे ही हुकूमत ने ये फैसला किया, FBR ने फैसला किया? जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया। बिल्कुल ये हुकूमत की भी विल थी और IMF तो पहले ही चाहता था। और IMF जो इस तरह की कंडीशन बताता है वो नुकसान की नहीं है, हमारे फायदे की है। अरसा दराज से ये लोग जो है टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स की बात हो रही है इनकम टैक्स की, बाकी तो जो टैक्सेस लोगों से लेते हैं वो कुछ जमा करवाते हैं, वो कुछ उसमें भी डंडी मार लेते हैं। तो ये अब फैसला किया गया है कि अब इनको जो है ना टैक्स नेट में लाया जाएगा और इससे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए वो सिस्टम तैयार कर लिया गया है। अब ये 15 के बाद इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है FBR के साथ किसी भी मतलब सेल टैक्स की मद में या किसी और में, तो वो गोशवारे जमा नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनके जो साथे हैं उनका या इनकम के ज़राए का पता नहीं चलता। तो अब ये भी किया गया है कि पहले मरहले में 15 के बाद ये ऐसे लोगों की जो है ना पहले मोबाइल सिम बंद की जाएगी। और उसके बाद अगर फिर भी उनको टाइम देते हैं, फिर भी वो नहीं करवाते, तो उनके जो बिजली और गैस के कनेक्शन हैं कमर्शियल, वो काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से ही जो है ना हुकूमत चाह रही है कि पहले तो उन्होंने टाइम दिया इनको, और ये को आज की बात नहीं है, आज से 15-20 साल पहले से ही वो इनको लाना चाह रहे थे टैक्स नेट में, लेकिन इनके पास एक शटर पार है दुकानदारों के पास। वो हड़ताल कर देते हैं, यूनियंस आ जाती हैं बीच में, तो फिर वो स्ट्राइक की वजह से वो बैकअप कर जाती है हुकूमत, तो जिसकी वजह से अभी तक इनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया। लेकिन टैक्स नेट में लाना होगा इनको, क्योंकि मैं ऐसे भी कई दुकानदार हैं, मैं उनको जानता हूँ, प्लाजो के मालिक हैं, जिन्होंने कभी रेहड़ी से काम शुरू किया था और फिर आस्ता आस्ता दुकानों के मालिक बने और प्लाजे बना लिए, लेकिन उनका इनकम टैक्स रिकॉर्ड देखा जाए तो वो जो टैक्स नहीं देते। और बाद ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं लेकिन वो जितना बनता है उतना टैक्स नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। तो ये दोनों सूरत में मीशत को नुकसान पहुंच रहा है। बाकी सारी फैसिलिटी वो ले रहे हैं जी, ये जैसे मैं आपको बताया कि मोबाइल सिम है या कनेक्शन है बिजली का है या गैस का है या दूसरे कोई एक यूटिलिटी कनेक्शन इनके पास है,
तो वो ये सहूलत है इनके लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो फिर इनको चाहिए कि ये टैक्स भी दें, लेकिन टैक्स ये लोग देते नहीं, हीले बहाने कर अच्छा लेते हैं। जबकि अशरफ साहब, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि ये आगाज़ जो है वो इसका सूबाई दारुल हुकूमतों से हो रहा है, और क्या हमारा वफाकी दारुल हुकूमत भी इसमें शामिल होगा? आगाज़ यहाँ से हो रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा इख्तियार जो है वो स्प्रेड किया जाएगा टू द होल पाकिस्तान? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 5 शहर हैं जिसमें वफाक का एक इस्लामाबाद है, इसके अलावा बाकी हर जो सूबा है उसका जो दारुल हुकूमत है वो इसमें शामिल है। तो ये आगाज इन्होंने कर दिया, लेकिन इसको वो फिर नीचे तक लेके आएंगे, निचली सतह तक, बाकी शहरों तक भी। जैसे ये चेन स्टोर का सिलसिला था, तो इन्होंने इनको 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया था, जिसमें टीयर 1, टीयर 2 और इसके बाद अब 3 के बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी टीयर जो है ना चलाया जाएगा, जो डिपार्टमेंटल टाइप स्टोर है, बड़े स्टोर है, तो उनको तो वो टीयर 1, 2 को ले आए। अच्छा, एक अशरफ साहब, एक और अगर हम चीज़ देखें सो माजी में भी इस तरह की कोशिशें बहुत की जाती रही हैं, लेकिन होता क्या है कि ये लोग जो हैं ये स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, हीले बहाने करते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। सो अगर अब की बार भी ऐसा किया गया सो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी कि अपना फ़ैसला जो है वही हतमी फ़ैसला जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए? देखिए, अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो नुकसान अपना भी करते हैं ना। देखिए, टैक्स ये दे नहीं रहे, अगर ये स्ट्राइक कर देते हैं तो हुकूमत को लॉस नहीं होगा। हुकूमत थोड़ा सा अगर बहादुरी का मुजाहरा करे तो ये लोग टैक्स नेट में आ सकते हैं, और इनको आना चाहिए। अगर ये इनकम कर रहे हैं, सालाना इनकम कमा रहे हैं लाखों में, तो इनको कम से कम टैक्स तो देना चाहिए ना। मतलब है कि अगर इनके ऊपर फिक्स टैक्स भी लगा दिया जाए तो कोई इसमें बजायका नहीं है, उसको आस्ता आस्ता बढ़ा लिया जाए, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो इनसे वसूल किया जाए। और ये देना भी चाहते हैं, बाज ऐसे हैं लोग जो देना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम बनेगा तो फिर उसमें आएंगे, अदरवाइज वो भी इसी चक्कर में है कि वो नहीं दे रहा। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जिस तरह से गली मोहल्लों में सैलॉन्स बने होते हैं या छोटे कैफ़ेज़ या लोगों ने अपने खाने के कारोबार जो हैं वो स्टार्ट किए होते हैं, एसएमईज़ वगैरह, क्या ये तमाम लोग भी जो हैं या कैटेगरीज भी जो हैं वो भी इसमें आएंगी, उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, आस्ता आस्ता सबको देना पड़ेगा। जो जिसकी बात आपने की, सैलून है, ब्यूटी पार्लर हैं, या इस तरह के फैशन डिजाइनिंग के बड़े बड़े हाउसेज हैं, तो ये ऑलरेडी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसको टैक्स दे रहे हैं। कुछ उसमें आ रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें भी कुछ लोग हैं जो रजिस्टर नहीं हुए, तो वो उन्होंने भी इन्फोर्समेंट शुरू की हुई है इनके ऊपर, और ये आस्ता आस्ता इनको ला रहे हैं वो टैक्स नेट में। तो ये टैक्स तो देना चाहिए, जो साहब हैसियत है उसको चाहिए कि वो टैक्स दे, ताकि अगर वो टैक्स नहीं देगा तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा, फिर जो कारोबार हुकूमत के हैं वो कैसे चलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अपने हिस्से का टैक्स है वो दिया जाए। अब देखें ना, एक मुलाजिम आदमी है, चाहे उसकी 50,000 सैलरी, हालांकि इस दौर में 50,000 सैलरी कोई मायना नहीं रखती, जिसके 2 बच्चे हो और घर भी उसका किराए का हो, लेकिन उससे टैक्स काट लिया जाता है। एडवांस तनख्वाह उसको बाद में मिलती है, पहले उससे टैक्स ले लिया जाता है। तो ये लोग तो लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, तो ये अगर 50,000 वाला तनख्वाह लेने वाला आमदन यानी उसकी जो टोटल आमदन है उससे वो दे रहा है, तो फिर इनको भी तो देना चाहिए ना, जो लाखों कमा रहे हैं। बिल्कुल तो देना मेरा ख्याल चाहिए, में और बड़ी ये मार्केट हमारे मुल्की मुफाद में भी है। ऑब्वियसली आईएमएफ की भी एक शर्त ये है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें सो हुकूमत भी काफ़ी अरसे से ये चाहती है। सो अल्टीमेटली ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम कैलीग्राफी की बात करते हैं सो ऑब्वियसली बहुत से लोग इसका शौक़ भी रखते हैं, लेकिन जिन लोगों की ब्लड में ये चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से इसका काम जो है वो कर सकते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। इसके लिए डिफरेंट रस्मुल ख़त होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज़ अगर हम इस किस्म के शौक़ की बात करें सो वो हर कोई जो है उसमें ना ये शौक़ हो सकता है, ना हर एक में ये शौक़ डेवलप किया जा सकता है। सो कुछ लोगों में बाय बर्थ ये चीज़ें जो हैं, गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें जो हैं वो लेकर पैदा होते हैं, और फिर उसके बाद वो जब इन चीज़ों को, अपने इन टैलेंट्स को पॉलिश करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स का नाम भी जो है वो रोशन कर रहे होते हैं। सो हमारे साथ आज शो में कैलीग्राफर ताशफीन मौजूद हैं, जिन्होंने लाहौर में होने वाले मुकाबले में एक सबसे बड़ी पेंटिंग भी तैयार की है। सो हमारे साथ इस वक्त ताशफीन मौजूद
हैं जो कि हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच ताशमीन फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले मैं आपकी उस पेंटिंग के बारे में जानना चाहूँगी जो सबसे बड़ी है, अभी आपने रिसेंटली एक कंपटीशन के लिए तैयार की। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्या पोजीशन आपकी रही, उस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, ये पेंटिंग मैंने किसी कॉम्पिटिशन में नहीं बनाई थी, ये मैंने वैसे ही पेंटिंग बनाई थी और इसका साइज़ 5 बाय 34 फीट है। अच्छा, 5 बाय 34 हाँ फीट। जी, सो इसमें 5 आपने, बाय 34 फीट, हाँ जी। अच्छा, और इसमें आपने किस किस्म का रस्मुल ख़त यूज़ किया, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए? इसमें देखें आजकल कोई क्लासिकल मल्टीपल खत्स हैं, जैसे कुफ़िक है, नक्श है, क्लासिकल है, मगरिबी है, दीवानी, मल्टीपल खत्स हैं। लेकिन आजकल वैसे भी हर आर्टिस्ट अपने एक स्टाइल में काम करता है, ठीक है? और मेरा अपना स्टाइल है काम करने का, कॉन्टेम्पररी स्टाइल है, उसमें मैं पेंट करती हूँ। और उसके अंदर मैंने एक आयत लिखी, सूरह रहमान की आयत है, फ़ाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को नेमत को झुटलाओगे। झुटलाओगे। तो हाँ, बिल्कुल, तो वो मैंने उसके ऊपर पेंट की है। कितनी अप्रिसिएशन आपको मिली और फिर उसके बाद क्या आप इसको अब सेल करने का इरादा रखती हैं? कभी ऐसे होता है ना, आपने कोई बड़ी मेहनत से कोई ऑलरेडी चीज़ तैयार की मैंने हो। जी, जी। ऑलरेडी मैंने जिनके लिए बनाई थी, वो वहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुकी हुई है। अच्छा, अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो फिर हाँ जी, कितना हाँ जी। लोगों ने आपको जी, जी। अप्रिशिएट किया आपकी इस काविश पे? बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत एप्रिशिएट किया लोगों ने, और ये एक आई कैचिंग एक विजुअल आर्ट था, जो लोग देख रहे थे और उन्होंने इतना एप्रिशिएट किया, एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि भई लोग एप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। अच्छा, ये वैसे आपने बाय द वे बनाई किसके लिए थी? मैंने बनाई थी, एक कंपनी के लिए बनाई थी, और वो एक ऐसे रैंडम टास्क था कि इतना बड़ी, इतनी ह्यूज साइज़ की पेंटिंग बन सकती है कि नहीं? वो एक टास्क था, चैलेंज था, और वो फिर करना पड़ा। आपको पता है चैलेंज तो ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, तो वो फिर करने ही पड़ जाते हैं। चलें, चलें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ-साथ हाँ जब हम जी। कैलीग्राफी की बात करते हैं, आपको किस तरह जी, से जी। इसका शौक हुआ? आप कब से जो है कैलीग्राफी कर रही हैं? इनिशियली आपने जो, मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना कहीं से, मतलब कुछ ना कुछ शुरू में हम वाटर कलर से कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, क्रेयॉन से बना रहे होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता किसी हुँ। एक कैटेगरी की तरफ जाते हैं और उसको उसका चुनाव करते हैं। सो फिर आपने अपना ये देखिए, आगाज़ इस जर्नी का आई हैव कैसे किया था? डन देखिए आई हैव डन सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। आई हैव डन माय स्टडीज़ इन फाइन आर्ट्स एज़ विजुअल आर्ट्स। मैं बेसिकली विजुअल आर्टिस्ट हूँ। तो विजुअल आर्टिस्ट का काम ही यही होता है कि एक ऐसा विजुअल प्रेज़ेंट करे, ऐसा विजुअल हो जो देख के आपके होश उड़ जाएँ, कि आपको पता चले, आप उसमें खो जाएँ, ऐसा खो जाएँ कि भई आप देखते रह जाएँ कि भई ये क्या विजुअल है। तो मैंने हुँ। बेसिकली विजुअल आर्ट्स किया, और ये मेरी फील्ड नहीं थी कैलीग्राफी, मैं ये मेरे इंटरेस्ट बेस पे मैंने इस पे काम किया है, और मैंने इसमें जितना भी सीखा है, लर्न किया है, स्टिल आई एम लर्निंग। ऐसी बात नहीं है, इंसान हर स्टेज पे लर्न करता है, और मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग कि कैसे करते हैं, कौन से स्टाइल्स हैं, कौन से मीडियम्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं। तो जब आप में ये सोच होती है तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं मीडियम्स को, आइडियाज अपने निकालते हैं, वो फिर क्रिएटिव हो जाते हैं आप। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर हम मतलब आपके काम की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी हम्म। पेंटिंग से या डिफरेंट चीज़ों से क्या चीज़ें जो हैं वो शो करना चाहती हैं? हिस्ट्री का काम आप ज़्यादा करती हैं, कल्चर्स आप ज़्यादा दिखाती हैं, रिलीजन पर बेस्ड कर रहा होता है, क्या-क्या, मतलब किन बेसिस पर आप ये काम कर रही होती हैं और क्या शो करना देखिए चाहती हैं? देखिए मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो मैंने पोइट्री से स्टार्ट किया था। जैसे सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, गुलाम फरीद, ये पोइट्स थे जिनकी पोइट्री को मैंने पेंट किया था शुरू में। और फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा-सा कैलीग्राफी में मेरा हाथ साफ हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये कुरानिक वर्सेस भी लिखनी चाहिए। और जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया, और लाइक जैसे आपको ऊपर से आता है, आपको नहीं समझ होता है आपने क्या पेंट करना है, एकदम से आपको आइडिया आता है कि भई ये पोर्ट्रे करना है, ये बनाना है, ये कैनवस पे डालना है। तो वो ये चीज़ हुई मेरे साथ ना। तो फिर मैंने उसके बाद काफ़ी सारी मल्टीपल पेंटिंग्स बनाई, मल्टीपल साइज़ेज़, डिफरेंट साइज़ेज़ थे मेरे पास। काफ़ी कोई बड़े भी बनाए, छोटे भी बनाए,
और उसमें कुरानी वर्सेस डाली, और इसी तरह फिर मेरा इंटरेस्ट और बना कि मैं और एक्सप्लोर करूं और काम करूं। और अभी भी ऐसे होता है कि रात को 4 बजे भी मुझे ख्याल आता है कि अच्छा ये पोर्ट्रेट करना है, ये कैनवस पे डालना है, और मैं उठ के बैठ जाती हूँ और कैनवस सामने रख लेती हूँ कि भाई चलो शुरू करो। तो फिर ये आपका पैशन भी तो है ना, वरना ऐसे थोड़ी, मतलब बहुत Exactly, लोग ऐसे exactly. होते हैं, आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन रात को 4 बजे बिल्कुल, कैनवस बिल्कुल। सामने रखने की हिम्मत नहीं होती। तो ये वही कर सकते बिल्कुल हैं ऐसा जिसके ही है। ब्लड में ये चीज हो, जिसको शौक बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल तो एग्जैक्टली, आपका मुझे शौक इतना जो है शौक वो है, आपसे आई ये मिस काम इट। करवाता है। बिल्कुल, मैं इतना मिस करती हूँ जब लाइक 5-7 डेज और 10 डेज बाद मैंने कोई ब्रेक लिया बीच में सपोज ना, तो फिर मुझे ऐसा ख्याल आता है कि अच्छा मुझे ये काम करना चाहिए, मैं रुक क्यों गई हूँ। एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक ऐसे जैसे कि आप बाउंड हो गए हैं, आपने कुछ पोर्ट्रे नहीं किया, कुछ कैनवस पे डाला नहीं है, आप कुछ ना कुछ करो। वो एक इनर फीलिंग आती है, आप नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है कि मैं नहीं बैठ सकती। अभी स्टिल मैंने एक पेंटिंग फिर से शुरू की है और मैं उस पे काम कर रही हूँ, और इसी तरह चलता रहता है। बिल्कुल ठीक और हो ये गया। नेवर एंडिंग काम है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा काम है। बिल्कुल ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत थैंक शुक्रिया यू सो आपने मच, हमारे थैंक शो यू। के लिए वक्त निकाला। जी, जी। और व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, कुछ दीगर मौज़ूआत भी शो का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा।